मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। बहुत दिन से पाठ बंद था क्योंकि मैं भारत पर चला गया था, अब आ गया हूँ। तो हमारा जो पहला सूत्र है समर्थः पद विधि, इस पर हम विचार करेंगे। ये समर्थः पद विधि, ये जो सूत्र है ये परिभाषा सूत्र है। माने इस पर महाभाष्य जब आप पढ़ेंगे तो महाभाष्य में इस पर विचार किया गया है कि ये इसको कौन सा सूत्र माने, परिभाषा सूत्र माने कि अधिकार सूत्र माने। उस पर बहुत ही अधिक चर्चा है। जब महाभाष्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, उसमें पढ़ाएंगे। ये परिभाषा सूत्र है। सिद्धांत माने सैद्धांतिक जो है वह परिभाषा है सिद्धांत रूप में। और उसमें बताया है, महाभाष्यकार ने बताया है कि परिभाषा जो सूत्र का क्या कार्य होता है। अधिकार का क्षेत्र सीमित होता है और परिभाषा का जो क्षेत्र है विस्तृत होता है। दोनों में अंतर ये है। यहाँ पर महाभाष्यकार कहते हैं किम पुनः अयम अधिकारः आहोस्वित परिभाषा। ये समर्थ पद विधि सूत्र पर कि ये अधिकार सूत्र है अथवा परिभाषा। तो फिर आगे कह रहे हैं कि कह पुनः अधिकार परिभाषयोर विशेषः। बोल रहे हैं कि भाई अधिकार और परिभाषा में दोनों में विशेष क्या है। यदि इसको हम परिभाषा मानते हैं तो क्या विशेषता होती है, क्या चीज है, और यदि इसको हम अधिकार मानते हैं तो क्या होता है। तो अधिकार मानने से प्रत्येक सूत्र में जाएगा। तो ये है यहाँ पर विशेष रूप से जो हमें बताना है परिभाषा के संबंध में कि परिभाषा क्या कार्य करती है। तो परिभाषा के संबंध में कह रहे हैं कि परिभाषा पुनः एक देशस्था सती सर्वम शास्त्रम अभिज्वलयति प्रदीपवत। माने परिभाषा जो सूत्र होती है, परिभाषा मानने से ये होता है कि एक स्थान पर ये रहती हुई ही सभी शास्त्र को प्रकाशित करती है। जैसे प्रदीपवत, जैसे प्रदीप है, दीपक है। दीपक को यदि एक स्थान पर रख देंगे तो एक स्थान पर रखते हैं घर में तो पूरे विश्व को, पूरे घर को, पूरे मकान को प्रज्वलित, जहां पर भी हम रखते हैं तो उस पूरे घर में जहां पर रखेंगे पूरे घर को प्रकाशित कर देता है प्रदीप, दीपक। इसी तरीके से परिभाषा जो है एक स्थान पर ही रहती है। परिभाषा सूत्र एक ही स्थान पर रहता है परंतु पूरे शास्त्र को प्रकाशित करता है, पूरे शास्त्र में उसका प्रकाश होता है। ये परिभाषा में विशेषता है। वैसे
षष्ठी स्थानीय योगा जो सूत्र पीछे पढ़ के आए हैं, उसका जब आप महाभाष्य से पढ़ेंगे तो उसमें जो है अधिकार के अंतर्गत ही अधिकार त्रिधा करके कहा कि अधिकार 3 प्रकार का है, तो उसमें एक परिभाषा को भी मैंने परिभाषा को भी अधिकार के अंतर्गत माना है। तो ये विशेष चर्चा है जो कि महाभाष्य से पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो बस परिभाषा के संबंध में इतना ही मस्तिष्क में रखना है कि परितः व्यापृता भाषा परिभाषा, माने परितः माने सर्वत्र, सब ओर व्याप्त होने वाली जो भाषा है उसको परिभाषा कहते हैं। भाषा का मतलब होता है कि भाष्यते अनया या यया सा भाषा, माने जिससे भाषित किया जाता है, जिससे विधान किया जाता है, उसका नाम भाषा है। अर्थात सूत्र से हम इको नची इत्यादि जैसे सूत्र है उससे किसी चीज का विधान करते हैं, तो भाषा का मतलब हुआ भाष्यते यया, जिससे भाषित किया जाता है, जिससे विधान किया जाता है, उसका नाम भाषा है। तो भाषा तो सब हो गई, जिससे विधि सूत्र इत्यादि सब है, भाषा है, इस सब से विधान किया जाता है। परंतु परितः व्यापृता भाषा, सब और व्याप्त होने वाली भाषा, माने ऐसा सूत्र जो सब जगह व्याप्त हो। तो ये परिभाषा नामक जो सूत्र है एक स्थान पर रह करके पूरे संपूर्ण सूत्र में व्याप्त हो जाती है। जैसे दीपक एक स्थान पर रह करके दीपक का प्रकाश पूरे विश्व में जो है, पूरे घर जो है, उस पूरे घर को प्रकाशित कर देता है दीपक का प्रकाश। सिमिलर टू उसी तरीके से परिभाषा रूपी जो भाषा है, परिभाषा रूपी जो सूत्र है, ये एक स्थान पर रहती हुई, ये रहता हुआ, परिभाषा रहती हुई, परिभाषा सूत्र रहता हुआ संपूर्ण शास्त्र को प्रकाशित करता है। इस चीज को मस्तिष्क में रखना है। अस्तु, चलिए, तो ये सूत्र जो है परिभाषा सूत्र है, सिद्धांत रूप में इस चीज को समझना है। तो परिभाषा अब जो है आगे है समर्थः, पदच्छेद करेंगे। समर्थः अकारांत पुंलिंग समर्थ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और पद विधि जो है इकारांत पुंलिंग पद विधि शब्द, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समर्थः पद विधि, चलिए पहले विधि के संबंध में, पद विधि के संबंध में विचार कर लें, फिर समर्था के संबंध में विचार करेंगे। पद विधि, पद विधि जो है, पद विधि में विधि जो शब्द है, विधि का जो विग्रह है वह अनेक तरीके से हो सकता है। करण में भी हो सकता है, अधिकरण में भी हो सकता है, कर्म में भी हो सकता है, भाव में भी हो सकता है, अनेक अर्थ में हो सकता है। परंतु करण और संप्रदान इत्यादि में इसका कोई प्रसंग ही नहीं है। यहाँ पर दो का प्रसंग है कि ये जो विधि शब्द है, विधि शब्द की जो व्युत्पत्ति होगी वो कैसे होगी। वी पूर्वक धा धातु है, वी पूर्वक धा धातु है, और इससे यहां पर की प्रत्यय हुआ है। तो विधि शब्द में यह है कि इसका जब हम विग्रह करेंगे तो दो तरीके से विग्रह हो सकता है। एक हो सकता है विधानम विधि, एक तो ऐसा, दूसरा है विधीयते इति विधि। विधीयते माने विधान का नाम विधि है, भाव अर्थ में करेंगे। वी पूर्वक धा धातु से जो की प्रत्यय यदि भाव अर्थ में करते हैं तो हो जाएगा विधान का नाम, विधान करने का नाम विधि है। और विधीयते इति विधि करेंगे तो हो जाएगा
जिसका विधान किया जाता है, जो विधान किया जाता है, तो कर्म को बताएगा। ये है। तो एक कर्म को बताता है और एक भाव को बताता है। तो कर्म और भाव को जो बताता है, इस दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को समझना है। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे, यहाँ पर जो है कर्म में विधि है, कर्म साधन है, विधीयते यत्, या विधीयते यह संविधि, जो विधान किया जाता है, जिसका विधान किया जाता है। तो यहाँ पर यह है कि यदि मान लीजिए ये कहते हैं कि विधीयते भाव अर्थ में करते, जैसे पीछे आपने भाग, त्याग, याग इत्यादि पढ़ के आया ना, तो भाग में भज धातु से जैसे घई प्रत्यय भाव में आया, भाव का मतलब है धात्वर्थ, धातु का जो अर्थ है वो हो गया। तो धातु का जो अर्थ है, धात्वर्थ को केवल जो बताता है वो हो गया भाव। तो ऐसे ही विधि शब्द यदि भाव को बताएगा तो विध विधाने, विध विधाने, यदि भाव अर्थ को बताएगा तो विध विधाने का मतलब विध का अर्थ है विधान, विध का अर्थ है विधान, तो अर्थ हो जाएगा विधि का मतलब विधान करना, ये हो जाएगा भाव अर्थ को बताएगा। तो भाव अर्थ को जो यदि हम भाव अर्थ में इसको करते हैं विधानम विधि, यदि ऐसा कहते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पद का विधान, पद विधि का संबंध पद के साथ है, तो पद का विधान अर्थात यहां पर जो पद नहीं है उसका, उस पद का विधान करना, यही केवल अर्थ लिया था, वही अर्थ लिया जाएगा। अर्थात कर्मणि द्वितीया, कर्तृकर्ण तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी इत्यादि जो विभक्ति का जो विधान किया जाता है, उस विभक्ति विधान ही केवल गृहीत होगा, विभक्ति विधान ही गृहीत होगा। क्योंकि जब भी कहा पदों का विधान करना, तो पदों का विधान करने का मतलब ये हुआ कि जो पद नहीं है, जो अनिष्पन्न पद है, उस अनिष्पन्न पद को पद बनाना। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, करण में तृतीय विभक्ति होती है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, इत्यादि विभक्ति का विधान करना। तो विभक्ति पहले नहीं था, विभक्ति का विधान कर दिया। तो यदि विधानम विधि ही ऐसा अर्थ करते हैं तो पदों का विधान पद विधि हो जाएगा, तो केवल मात्र विभक्ति ही लिया जाएगा। कर्म द्वितीय विभक्ति विधान है वही इसमें गृहीत होगा, वही इसमें संग्रहित होगा, परंतु अन्य जो समास है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि विभक्ति का विधान करेगा, ध्यान से सुनेंगे जी, आवाज मत कीजिए, विभक्ति सुनेंगे। विभक्ति का जो विधान है केवल विभक्ति विधान ही लिया जाएगा, अन्य जो पद संबंधी जो कार्य है वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर विधि में भाव साधन की प्रत्यय नहीं करना है, कर्म साधन उपसर्गे घोकी से जो है कर्म साधन घी करना है। विधीयते मने जो विधान किया जाता है, क्या विधान किया जाता है जी, तो वहां पर जो विधान था, तो विधि का मतलब हुआ कार्य, विधानम मतलब विधीयते यह सविधि, तो वहां पर विधि का अर्थ हुआ कार्यम। अब उसके बाद जो है
पद के साथ विधि का समास है पदस्य विधि पद विधि, पदस्य विधि पद विधि। तो वहां पर संबंध में षष्ठी हो जाएगा, तो हो जाएगा पद संबंधी विधि अर्थात पद संबंधी कार्य पद विधि है। पद संबंधी जो कार्य है वह पद विधि है। तो पद संबंधी कार्य विभक्ति विधान भी है, पद संबंधी कार्य क्या बोलते हैं कि ये समास भी है, पद संबंधी कार्य तद्धित भी है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय बिना सु लाए हम कर ही नहीं सकते। हमने जब भी आपको पीछा उपगव इत्यादि जो बनाया उपगोह पत्यम उपगव इत्यादि, तो जब तक आप स्वाद सु इत्यादि की उत्पत्ति नहीं करेंगे, सुप इत्यादि की उत्पत्ति नहीं करेंगे, स्वाद उत्पत्ति नहीं करेंगे, तब तक आगे तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए अर्थात पद संबंधी विधान, पद संबंधी कार्य तद्धित विधि भी है, पद संबंधी कार्य समास भी है, पद संबंधी कार्य विभक्ति विधान भी है, पद संबंधी कार्य परांगवत भाव इत्यादि भी है। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर विधि कर्म साधन लेना है, विधीयते यह सविधि अर्थात कार्यम, विधि का अर्थ हुआ कार्यम। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ ये हो जाएगा कि अस्मिन शास्त्रे, क्योंकि परिभाषा सूत्र है, तो अस्मिन शास्त्रे यह शास्त्रे यह कश्चित पद विधि श्रूयते, पद विधि श्रूयते मने इस शास्त्र में जो कोई पद संबंधी विधि सुनाई देता है, स बोल रहे स सर्वः वह सभी पद संबंधी जो विधि है कार्य जो है समर्थ, वह समर्थ होता है। पद संबंधी जो भी कार्य है वह समर्थ होना चाहिए, समर्थ जानना चाहिए। अर्थात पद संबंधी सभी विधि समर्थ जानना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? मने अस्मिन शास्त्रे यह कश्चित पद विधि श्रूयते सह सर्वः पद विधि समर्थो वेदितव्यः। मने इस शास्त्र में, इस व्याकरण शास्त्र में जो कोई पद संबंधी विधि सुनाई देता है वो सभी पद संबंधी विधि समर्थ जाननी चाहिए, समर्थ जाननी चाहिए। ये हुआ कि पद संबंधी जो भी विधि है वह समर्थ जाननी चाहिए। समझ गया जी? तो पद संबंधी जो भी विधि है वह समर्थ जाननी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पद संबंधी जो भी विधि है वह समर्थ है, असमर्थ में पद संबंधी विधि नहीं होता। इसका यदि विपरीत में विचार करें तो करें कि पद विधि समर्थ वेदितव्य, पद विधि पद संबंधी विधि समर्थ जाननी चाहिए। अब इसको दूसरे रूप में सोचे तो अर्थ हुआ कि पद संबंधी विधि समर्थ जाननी चाहिए, मतलब कि जो असमर्थ होगा वह पद संबंधी विधि है ही नहीं, या पद संबंधी से भिन्न जो विधि है वह समर्थ नहीं है। तो यही करें कि पद संबंधी विधि समर्थ जाननी चाहिए। जब समर्थ होगा तो पद संबंधी विधि होगा, यदि समर्थ नहीं होगा तो पद संबंधी विधि नहीं होगा। ये हमें समझना है। इतना समझ में आ गया सभी को? पद अनंत जी समझ में आ रहा है? जिसको यदि आ रहा है सर।
हाँ जी, आ रहा है। आ रहा है ना। तो बस ये है कि पद संबंधी जो भी विधि है वह समर्थ जाननी चाहिए। अभी सिद्धांत कौमुदी जो मस्तिष्क में होगा उसको भी हटा दीजिएगा, वो भी आपको समझा देंगे सिद्धांत कौमुदीकार ने जो अर्थ किया है। अभी जो हम शब्दार्थ कर रहे हैं उस पर हम टिके हुए हैं कि समर्था प्रथमा है, पद विधि प्रथमा है। तो पद विधि, इसमें लक्षणा उक्षणा मत करो। जैसे लक्षणा किया गया है, लक्षणा किया है, लक्षणा करके समर्थ पदाश्रितो बोधव्य, ऐसा सिद्धांत कौमुदीकार ने कहा है, उसको अभी नहीं लाना है। अभी तो यही समझना है कि पद संबंधी जो भी विधि है, पद संबंधी विधि है समास, पद संबंधी विधि है, विधि माने कार्य, पद संबंधी कार्य है समास, पद संबंधी कार्य है परांगवत भाव, पद संबंधी विधि कार्य है विभक्ति विधान, पद संबंधी कार्य है तद्धित। ये सब जो है पद संबंधी कार्य है, तद्धित की उत्पत्ति इत्यादि। तो पद संबंधी जो भी कार्य है वह समर्थ जानना चाहिए। अर्थात जब समर्थ होगा तभी पद संबंधी शब्द जब समर्थ होगा, क्योंकि तो शब्द के अथा शब्दानुशासनम, शब्द का ही तो प्रकरण चल रहा है। तो यदा शब्द समर्थ भविष्यति सदैव पद संबंधी विधि भविष्यति, माने जब शब्द समर्थ होगा तभी पद संबंधी विधि होगा। यदि शब्द समर्थ नहीं है तो वह पद संबंधी विधि नहीं होगा। ये है। तो अब ये है कि समर्थ क्या है। अब हम समर्थ पर विचार करेंगे। प्रथमावृत्ति को आप देखेंगे तो प्रथमावृत्ति में पद विधि जो है, पद विधि में जो समास किया है, पदस्य विधि, पद विधि, पदयोर विधि, पद विधि, पदानाम विधि, पद विधि, पदात विधि, पद विधि, ये सभी विभक्ति वाला कर दिया है। माने पद संबंधी जो भी विधि है, पद चाहे वह पद के स्थान में विधि हो या दो पदों के स्थान पर विधि हो या अनेक पदों के स्थान पर कार्य हो या पद से उत्तर कार्य हो या पद के परे रहते पूर्व में कार्य हो या पद क्या बोलते हैं कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय कहा है तो पद को यदि कोई कार्य हो इत्यादि, मतलब जो भी सभी विभक्ति का इसमें कर दिया, मैंने सर्वविभक्त्यंत समास कर दिया है। ये कि ये तत्पुरुष समास है। पदस्य विधि, पद विधि, पदयोर विधि, मैंने अर्थ को ध्यान में रख करके ही ऐसा अर्थ विग्रह किया गया है कि पदस्य विधि, पद विधि, पदयोर विधि, पद विधि, पदानाम विधि, पद विधि, पदार्थ विधि, पद विधि, जो भी और भी आएगा पद संबंधी जो भी होगा तो ये कर दिया है। अब जो है समर्था पर हम विचार करते हैं कि समर्थ क्या है। तो वैसे समर्थ, जैसे हम लोगों में कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति समर्थ है, तो समर्थ को लोक व्यवहार में कहते हैं शक्तः। समर्थ माने शक्तः। समर्थ का मतलब क्या है जी? शक्तः। तो समर्थ, समर्थ कहते हैं शक्त को। समर्थ माने शक्त। अब शक्त, यहां पर शक्त से क्या लेना है जी? यहां पर शक्त जो है शब्द का शब्द के साथ क्या होगा? तो समर्थ माने शक्त, शक्त माने विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्त स समर्थ। समर्थ की परिभाषा समर्थ किसे कहते हैं? इस प्रकाश का कार कहते हैं कि विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्त, माने विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो शक्त है वो समर्थ है। फिर सुनेंगे, लिखेंगे, यदि लिखना चाहेंगे तो विग्रह वाक्यार्थाभिधाने, माने विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में। तो विग्रह क्या है जी? विग्रह का मतलब समझते ही हैं। जैसे विग्रह है राज्य पुरुष, एक है हिंदी में बोलेंगे राज पुरुष, ये हुआ, और दूसरा हुआ राजा का पुरुष। तो राज पुरुष का विग्रह है राजा का पुरुष। ये तो राजा का पुरुष है विग्रह, और इस विग्रह जो वाक्य है
विग्रह रूपी जो वाक्य है, इस विग्रह रूपी वाक्य का जो अर्थ है, राजा का पुरुष, ये जो विग्रह वाक्य हुआ, इस विग्रह वाक्य का जो अर्थ है, क्या वो जो उसका जो भाई राजा का पुरुष है, यही अर्थ होगा। शब्द तो हुआ राजा का पुरुष और हिंदी में, और उसका अर्थ हम समझते हैं मस्तिष्क में कि राजा का ये पुरुष है। तो राजा का पुरुष, विग्रह वाक्य हुआ राजा का पुरुष, उसका जो अर्थ है, उस अर्थ को कहने में जो समर्थ है वो है, उस अर्थ को कहने में जो शक्त है, उस अर्थ को कहने में जो सामर्थ्य रखता है, वह समर्थ है। तो यहाँ पर राज पुरुष, राजा का पुरुष जो है, इस अर्थ को कहने में राज पुरुष ये समर्थ है, इसलिए राज पुरुष ये समर्थ हो गया, ये शक्त है। ये राज पुरुष ये शब्द सामर्थ्य रखता है राजा का पुरुष इस अर्थ को कहने में, इसलिए राज पुरुष ये समर्थ हो गया। संस्कृत में राज्य पुरुष, राज्य, एक उदाहरण से सभी उदाहरण समझ लेंगे और इस पर सब विचार करेंगे कि राज्य पुरुष, तो राज्य पुरुष ये हो गया विग्रह वाक्य, और उसका जो अर्थ हुआ, उस विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में राज पुरुष ये समर्थ है। माने जो अर्थ राज्य पुरुष कहेगा वो अर्थ राज पुरुष इसी से ही जाना जाता है। इसलिए राज पुरुष ये जो समस्त पद है ये समर्थ है, ये समर्थ शब्द है। समझ गए जी? समझ में आ रहा है अनंत जी? आचार्य जी आ रहा है जी। स्वाति जी आपको समझ में आ रहा है? द्रोण जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी आचार्य जी। हाँ, और आप गुरुकुलवासी समझ रहे हैं जी? आप बालबोध जी समझ में आ रहा है? हाँ, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर आप पूछेंगे कि, फिर मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूं कि विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्त समर्थ, माने विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो शक्त है वह समर्थ है। राज्य पुरुष यह विग्रह वाक्य है, इसका जो अर्थ है, राजा का पुरुष जो अर्थ है, उस अर्थ को कहने में राज पुरुष ये शब्द समर्थ है, सक्त है, इसलिए राज पुरुष समर्थ पद हो गया। समझ गए जी? तो पद विधि ही, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब हुआ कि विग्रह वाक्य को कहने में जो सत्य है वह समर्थ है। हाँ, विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में, विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो शक्त है वह समर्थ है, उसको समर्थ जानना चाहिए। तो राजपुरुष रामकृष्ण मोहना शंकुलाखंड इत्यादि ये समर्थ पद है। तो पद संबंधी विधि अर्थात समास विधि जो हो गया, समास जो कार्य हुआ, यह समर्थ जाननी चाहिए, यह समर्थ है। तो एक तो ये हुआ। विग्रह का भी अर्थ थोड़ा मैं बता दूं, विग्रह का मतलब क्या होता है। वि और ग्रह, वि उपसर्ग है, ग्रह धातु है, ग्रह उपादान है, ग्रह माने ग्रहणम।
तो विग्रह का अर्थ हुआ विशेषेण गृह्यते ज्ञायते येन, विशेषेण गृह्यते ज्ञायते येन स विग्रह। विग्रह का क्या अर्थ हुआ जी? विशेषेण गृह्यते ज्ञायते येन स विग्रह, मने विशेष प्रकार से ज्ञान किया जाता है जिसके द्वारा, विशेष प्रकार से गृह्यते मने ज्ञायते, ज्ञायते मने विशेष प्रकार से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? समास आदि वृत्तियों को। समास इत्यादि जो भी वृत्ति है, कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, ये सब हमने पीछे पढ़ाया हुआ है कि 5 प्रकार की, जैसे योग दर्शन में 5 प्रकार की वृत्ति होती है, ऐसे ही व्याकरण में भी 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। वह कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति और भी मैं बताया हुआ हूं। तो ये सब वृत्ति है। तो समास इत्यादि वृत्तियों को, समास इत्यादि वृत्तियों के अर्थ जिसके द्वारा कहा जाता है उसको कहते हैं विग्रह। विशेषेण गृह्यते ज्ञायते येन स विग्रह, अर्थात विशेष प्रकार से जिसके द्वारा समास इत्यादि वृत्तियों का अर्थ जाना जाता है उसको विग्रह कहते हैं, उसको विग्रह कहते हैं। और विग्रह के साथ विग्रह का वाक्य का समास कर दीजिएगा। विग्रह के साथ वाक्य का समास है विग्रह, विग्रह च तद वाक्यम च, वाक्यम तत् के स्थान पर जो करेंगे इति विग्रह वाक्यम, मने कर्मधारय समास हो गया। या तादृशम वाक्यम विग्रह वाक्यम, ऐसा कर्मधारय तत्पुरुष समास कर देंगे। तो ये विग्रह विशेष प्रकार से जाना जाता है समास इत्यादि वृत्तियों का अर्थ जिसके द्वारा। तो राज्य पुरुषः, इसके द्वारा हम राज पुरुष का जो अर्थ है उसको हम जानते हैं, इसीलिए ये राज्य पुरुष ये विग्रह हो गया। और दूसरा हम इसका विग्रह का अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं कि विशेषेण ग्रहणम इति विग्रह, विशेषेण ग्रहणम इति विग्रह, अर्थात विशेष प्रकार से विशेष रूप से जो ग्रहण है, ज्ञान है भाव अर्थ में, उसको भी विग्रह कहेंगे। और विग्रहार्थम वाक्यम विग्रह वाक्यम, ऐसे अर्थात विग्रह के लिए या विग्रहाय वाक्यम, उस विशेष प्रकार के से या विशेष तरीके से भली भांति तरीके से ज्ञान हो उसके लिए जो वाक्य है उसको विग्रह वाक्य कहते हैं। तो विशेष प्रकार से अर्थ का जो ज्ञान हो, तो राज पुरुष इत्यादि का जो अर्थ है उसका विशेष प्रकार से ज्ञान राज्य पुरुष इसके द्वारा होता है। तो विशेष प्रकार के ज्ञान के लिए ये राज्य पुरुष वाक्य है, इसीलिए राज्य पुरुष ये विग्रह वाक्य हो गया। तो अस्तु, तो विग्रह वाक्य बने, मैंने जो बताया कि समर्थ किसको कहते हैं, तो समर्थ का मतलब ये हुआ कि विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्त स समर्थ, विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो शक्त हो वह समर्थ है। तो समास इत्यादि जो है ये समर्थ होता है, अर्थात समस्त पद समास औपगवः इत्यादि जो समस्त पद हो गया, माने पूरा पूरा तद्धितार्थ में औपगवः इत्यादि हो गया, आशुलान इत्यादि हो गया, तो ये सब समर्थ हो गया। तो ये पद संबंधी विधि है। ये समर्थ शब्द जो है पद संबंधी विधि है, वो समर्थ पद जाननी चाहिए। अब आगे जो है
समर्थ का दूसरा भी अर्थ है। समर्थ को दूसरे तरीके से लक्षणा करके भी अर्थ करते हैं कि समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्थः, समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्थः, माने समर्थ पद के आश्रय होने से समर्थः, समर्थ है। अर्थात समर्थ पद के आश्रय होने से मतलब क्या है कि जिसका आश्रय, समर्थानी पदानी आश्रयो यस्य स समर्थः, माने यस्य माने जिसका आश्रय समर्थ पद है, जिसका आधार समर्थ पद है, जिसका आधार समर्थ पद है, वो भी समर्थ है। समर्थानी पदानी आश्रयो यस्य, ये सोपि समर्थः, तो जिसका आश्रय, जिसका आधार, आश्रय माने होता है आधार, हाँ, अर्थात जो समर्थ पद के आश्रित है, जो समर्थ पद के आश्रित है, जो समर्थ पद पर आधारित है, उसको भी वो भी समर्थ है। तो यहाँ पर ये देखिए कि राज्य पुरुष, और इसी में घटाइए राज्य पुरुष और राजपुरुष। तो राजपुरुष समर्थ है, आपने पीछे पढ़ा, अभी समर्थ का अर्थ बताया। तो राजपुरुष समर्थ है, तो ये राजपुरुष जो समर्थ है और राज्य पुरुष, तो ये जिसका आधार समर्थ है। अच्छा बताइए जी, राज्य पुरुष, राज्य पुरुष, ये जो विग्रह वाक्य है, इसका आधार क्या है? बोलिए जी अनंत जी। राज्य पुरुष, राज्य पुरुष जो है, राजा का पुरुष, इसका आधार क्या है, इसका आश्रय क्या है? बोलिए, कौन बता सकता है? राज्य पुरुष, इसका आधार क्या है? राजा। इसका आधार है राजपुरुष। राज्य पुरुष, इसका आधार राजपुरुष शब्द है ना जी। यदि राजपुरुष होगा तभी तो राज्य पुरुष उसका विग्रह होगा कि नहीं? राजपुरुष शब्द है तभी तो राज्य पुरुष है। यदि राजपुरुष ही शब्द न हो तो राज्य पुरुष का विग्रह कैसे करेंगे आप? भाई आपके सामने समस्त पद है, फिर उसको हम विग्रह करते हैं अर्थ को ध्यान में रख करके, अर्थ को दृष्टि में रख करके जो समस्त पद है उसका हम विग्रह करते हैं कि नहीं? तो हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? कुछ पूछ रहे थे क्या बालबोध जी? अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर दो चीजें, एक है राजपुरुष, एक है राज्य पुरुष। तो राजपुरुष जो शब्द है वो है राजपुरुष है, और वही चीज है, उसी का हम विग्रह कर रहे हैं राज्य पुरुष। तो समर्थ राजपुरुष समर्थ पद है, राजपुरुष समर्थ पद है। तो राजपुरुष जो समर्थ पद है वो समर्थ पद आश्रय है, आधार है किसका? राज्य पुरुष का। राजपुरुष शब्द न हो तो फिर विग्रह कैसे होगा राज्य पुरुष? इसलिए समर्थ पद के जो आश्रित है, समर्थ पद के जो आश्रित है उसको भी समर्थ कहेंगे। उसको भी क्या कहेंगे जी? समर्थ कहेंगे। हाँ, समर्थ पद के जो आश्रित होगा उसको भी समर्थ कहेंगे। कहने का अभिप्राय हुआ कि
राज्य पुरुष है, ये राज्य पुरुष राज पुरुष जो है, उस राज पुरुष समर्थ पद है, उस समर्थ पद के आश्रित है राज्य पुरुष। तो राज्य पुरुष ये भी आपस में समर्थ है, ये भी राज्य और पुरुष भी समर्थ है। यदि यहाँ पर असमर्थ होगा तब समास तो होगा ही नहीं। असमर्थ होगा, राज्य पुरुष यदि असमर्थ हो, जैसे कैसे राज्य पुरुष असमर्थ है, जैसे एक वाक्य में बताता हूं। कहूंगा कि राज्य पुरुष, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि राज्य मान देवदत्त राज्य, क्या जी, ऐसा हम कह सकते हैं कि, या ऐसा भार्या राज्य, उदाहरण ही लेंगे, भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य। क्या उदाहरण हमने दिया? भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य। अर्थ हुआ कि राजा की पत्नी और देवदत्त का पुरुष। तो यहाँ पर भार्या राज्य और पुरुषो देवदत्तस्य, यहाँ पर भी राज्य पुरुष है। भार्या, ये वाक्य जो हमने बोला कि भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य, इसमें भी राज्य पुरुष है, परंतु यह राज्य पुरुष समर्थ नहीं है। क्यों समर्थ नहीं है? क्योंकि वह समर्थ पद जो राज पुरुष है उसके आश्रित नहीं है। समर्थ पद जो राज पुरुष है वह समर्थ पद आधार इसका नहीं है। इस माने भार्या राज्य अपुरुषो देवदत्तस्य, भार्या राज्य अपुरुषो देवदत्तस्य, ये जो विग्रह वाक्य है, इस विग्रह वाक्य का जो विग्रह वाक्य है, इस का आधार वह राजपुरुष नहीं, इसका आश्रय वह राजपुरुष नहीं है। राजपुरुष तो राज्य पुरुष इसका है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर राज्य का संबंध है भार्या के साथ और पुरुष का संबंध है देवदत्त के साथ, इसलिए यहाँ पर राज्य पुरुष ये समर्थ नहीं हुआ। इसलिए कर रहे हैं, दूसरा ये कर रहे हैं कि समर्थ पदाश्रितत्वात्, मने समर्थ पद के आश्रय के होने से समर्थ, समर्थ पद के आश्रय के होने से समर्थ है। तो यहाँ पर समर्थ पद जो है वह राजपुरुष है, समर्थ पद जो है वह राजपुरुष है, और उस समर्थ राजपुरुष के वह आश्रय है, आधार है राज्य पुरुष का, इसलिए राज्य पुरुष भी ये समर्थ ही होना चाहिए। एक तो ये हमने बताया समर्थ का अर्थ रूढ़ करके, समर्थ माने जो पीछे हमने बताया था कि समर्थ माने कि क्या कहते हैं कि वह समास आदि जो पद है, समास आदि जो है राज पुरुष इत्यादि, वो समर्थ है। ये हमने आपको बताया था कि विग्रह वाक्य अर्थात विधान या सक्त था समर्थ, तो वह उस अर्थ में रूढ़ हुआ। रूढ़ के आधार पर हमने अर्थ को घटाने का कोशिश किया, परंतु वास्तव में वस्तुतः जब हम समर्थ एक करें कि समर्थानी पदानी आश्रय यस्य सोपि समर्थ, तो वहां पर समर्थ, वहां पर रूढ़ अर्थ न लेकर के, अगर राज पुरुष जो ये रूढ़ अर्थ हो गया समर्थ का, वो अर्थ न लेकर के अन्वर्थ लेना है, अर्थानुसारी लेना है। समर्थ वह क्या, समर्थ यहाँ पर यह है कि समर्थानी पदानी आश्रयो यस्य, जिसका आश्रय समर्थ पद है।
तो जिसका आश्रय समर्थ पद है का मतलब ये बात, यहाँ पर समर्थ में सम का अर्थ के साथ समास है, सम का अर्थ के साथ समास है और सम उपसर्ग है। अब जब सम उपसर्ग है तो उपसर्ग का आपने पीछे पढ़ा है कि प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादि क्रिया के योग में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा है और समर्थ में सम उपसर्ग है। तो यहाँ पर क्रिया तो है ही नहीं, सम और अर्थ के, सम का अर्थ के साथ जो समास है तो यहाँ पर क्रिया तो है ही नहीं, तो क्या करें? तो यहाँ पर क्रिया छुपी हुई है, उसमें क्रिया का लोप हो गया। वास्तव में क्रिया है, जब ही उपसर्ग है तो वह क्रिया को खींचेगा, वह क्रिया के साथ ही उपसर्ग का संबंध होगा, तभी वह उपसर्ग है, नहीं तो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्रिया को खींचता है। वह क्या क्रिया को खींचता है? तो वैसे ये समर्थ जो है इसको हम 4 प्रकार से विग्रह कर सकते हैं। समर्थ को हम 4 प्रकार से विग्रह, एक क्या है? संगतार्थः समर्थः, माने संगतः अर्थः समर्थः, एक तो ये कर सकते हैं विग्रह। इसमें गत क्रिया का लोप हो गया, अर्थात समर्थ में सम और अर्थ के बीच में गम क्रिया है, गत माने गम है। एक तो संगतः अर्थः समर्थः, एक तो ये हुआ। दूसरा इसका हम विग्रह कर सकते हैं संसृष्टार्थः अर्थः समर्थः, माने संसृष्ट अर्थः समर्थः, माने यहाँ पर सृष्ट क्रिया, सृज धातु है, माने सम और अर्थ के बीच में सृज धातु है, सृज क्रिया का लोप है। तो संसृष्ट अर्थ अर्थात संसृष्ट अर्थ समर्थ। ये तीसरा इसका विग्रह हो सकता है संप्रेक्षित अर्थ समर्थ, अर्थात प्रेक्षित क्रिया है, प्रेक्षित क्रिया है, संप्रेक्षित अर्थ समर्थ। और इसका विग्रह हो सकता है संबद्ध अर्थ समर्थः, संबद्ध अर्थ समर्थः। तो यहाँ पर बद्ध क्रिया का जो है संबद्ध अर्थ में बध बंधने बद्ध क्रिया का लोप है, बद्ध क्रिया का। तो संगतार्थः समर्थः, संश्लिष्टार्थः समर्थः, संप्रेक्षितार्थः समर्थः, संबद्धार्थः समर्थः। ये इतने तरीके से सम और अर्थ सम उपसर्ग के कारण हम इसका विग्रह कर सकते हैं। तो संगतार्थ समर्थ ये जो हुआ, इसका हम संगतश्चासौ अर्थश्च इति समर्थः कर्मधारय समास कर सकते हैं और इसको कह सकते हैं कि उत्तर पद लोपी कर्मधारय समास। क्या कह सकते हैं जी? इसको क्या कह सकते हैं? उत्तर पद लोपी कर्मधारय, माने संगतश्चासौ अर्थश्च इति समर्थः, उत्तर पद लोपी कर्मधारय समास। ऐसा गत क्रिया का लोप हो गया। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बताएं कि जैसे संगतम घृतम, संगतम घृतम, ऐसा एक उदाहरण। तो संगतम घृतम, संगतम तैलम, इसका मतलब क्या हुआ जी? माने संगत माने मिला हुआ, एकीभूत मिला हुआ जो घी है। संगतम घृतम, संगतम तैलम, मिला हुआ तेल, एकीभूत एक ही रूप में, माने मिला हुआ जो, माने संगतम घृतम जो है या संगतम जो तैलम है, इसमें एकीभूत अर्थ जाना जाता है कि एक रूप में है, ये एक रूप में है, पूरा मिला हुआ है, एक ही रूप में होता है। तो संगतम
माने संगतार्थ समर्थ और संश्लिष्टार्थ समर्थ। संश्लिष्टार्थ के भी वही अर्थ है। संश्लिष्ट माने मिले हुए, मिला हुआ अर्थ समर्थ हुआ और मिला हुआ अर्थ संगतार्थ हुए। संगतार्थ संश्लिष्टार्थ का एक ही हुआ। तो एक तो ऐसा विग्रह हम कर सकते हैं समर्था का, और दूसरा विग्रह जो हम कर सकते हैं कि संप्रेक्षितार्थ समर्थ और संबद्धार्थ समर्थ। तो संप्रेक्षितार्थ समर्थ मन का अर्थ क्या हुआ जी? प्रेक्षित माने देखना, एक दूसरे को देखना या परस्पर जो संबद्ध है उसको भी समर्थ कहते हैं। तो यहां पर जो है ये संगतार्थ समर्थ संप्रेक्षितार्थ संबद्धार्थ समर्थ ये जो चार प्रकार का जो विग्रह प्रश्नावृत्ति में जो दिया है, चतुर्विधो अत्र विग्रह द्रष्टव्य, संगतार्थ समर्थ संस्थितार्थ समर्थ संप्रेक्षितार्थ समर्थ संबद्धार्थ समर्थ, और ये उत्तर पदलोपी बहुव्रीहि दिया है। और मैंने कहा है उत्तर पदलोपी कर्मधारय तत्पुरुष समास। मुझे विग्रह जो मैं करता हूं उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कर्मधारय तत्पुरुष ही है। अब इन्होंने बहुव्रीहि क्यों दिया है इस पर आप लोग भी विचारिएगा। हालांकि जोड़ तोड़ करके जो है बहुव्रीहि भी हो सकता है कि संगतः अर्थ यस्य संगतार्थ संश्लिष्टः अर्थ यस्य संश्लिष्टार्थ संप्रेक्षितः अर्थ यस्य संप्रेक्षितार्थ और संबद्धः अर्थ यस्य संबद्धार्थ। माने संगत अर्थ है जिसका अर्थ संगत है, मिला हुआ है, वो संगतार्थ हुआ। और जिसका अर्थ प्रेक्षित है, संप्रेक्षित है, इच्छित है, आकांक्षित है, जिसका अर्थ संबद्ध है, वो भी समर्थ हुआ। तो बहुव्रीहि समास करके अन्य पदार्थ अर्थात समर्थ जो है पद विधि का पद संबंधी जिसका अर्थ मिला हुआ है, जिसका माने यहाँ पर अन्य पदार्थ में समास ले लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। और सीधे जो है कर्मधारय समास भी कर सकते हैं, जैसा मैंने किया है कि संगतश्चासो अर्थस्थ संगतार्थ संश्लिष्टार्थ संश्लिष्ट माने संश्लिष्टश्चासो अर्थस्थ समर्थ संप्रेक्षितश्चासो अर्थस्थ समर्थ और संबद्धश्चासो अर्थस्थ समर्थ और उत्तर पदलोपी कर्मधारय तत्पुरुष कर सकते हैं। तो अब वैसे समय हो गया है, 3 ही मिनट है, तो इस पर और कल मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा, क्योंकि ये परिभाषा सूत्र है और इसको समझेंगे तो आगे अच्छे से समझ में आएगा। अभी जितना मैंने समझाया इसमें यदि कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई शंका है जो नहीं समझ में आया हो? आचार्य जी, संप्रेक्षा इत्युक्ते प्राप्लस इच्छा वा? संप्रेक्षित का अर्थ हुआ कि समपूर्वक प्र उपसर्ग ईक्षा दर्शने है ना जी? ईक्षा दर्शने संप्रेक्षा। हाँ, तो संप्रेक्षित एक दूसरे को देखता हुआ अर्थ। राज्य पुरुष, राज्य पुरुष को देख रहा है, पुरुष राजा को देख रहा है। राजा पुरुष को देख करके कह रहा है कि ये मेरा है, हाँ, ये मेरा पुरुष है। और पुरुष जो है राजा को देख करके ये कह रहा है कि ये मैं इसका हूं। तो वो क्या ना एक दूसरे को परस्पर देखता हुआ अर्थ संप्रेक्षित अर्थ हो गया। समझ गए? और संबद्धार्थ जो हुआ, बद्धार्थ, तो संबद्ध जो अर्थ है वह एक दूसरे से जो संबद्ध जो अर्थ है वह संबद्धार्थ है। एक दूसरे से, हाँ, एक दूसरे से जो संबद्ध जो अर्थ है वह संबद्धार्थ हुआ। समझे? इसमें बहुत चीज है। इसमें सामर्थ्य 2 प्रकार का, एक आर्थी भाव सामर्थ्य, व्यापेक्षा भाव सामर्थ्य। ये वो भी मैं कोशिश करूंगा बताने का कि समर्थ पद विधि पे मैं सब बताऊं। तो कल इस पर फिर चर्चा करेंगे। अजी, तो मंत्र पाठ मैं करूं?
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते।